हाँ तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सेल्स, टेस्टिस में कौन कौन सी सेल्स है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन सी है। तो अंदर आपको पता चल गया है कि सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल्स के फंक्शंस मैंने आप लोगों को कल बताए थे। क्या क्या फंक्शंस बताए थे? एक तो ये स्पर्म बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड करती है। इट एक्ट्स एज अ ब्लड टेस्टिस बैरियर। फाइन। स्पर्मेटोगोनिया मैंने बता दिया ये क्या करती है, यही मियोसिस करके स्पर्म्स का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया सेल्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बाहर कौन सी सेल्स हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, और हम इसे बोलते हैं लेडिंग सेल्स ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज स्टडीड दिस। फ्रांस लेडिंग करके जो एनाटॉमिस्ट है उन्होंने इसको स्टडी किया था। ये क्या कर रहा है? ये हार्मोन निकाल रहा है टेस्टोस्टेरोन। Testosterone hormone is important for the formation of sperms and it is also responsible for the secondary sexual characteristics in the males. ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है secondary sexual characteristics, तो मैं ज्यादा नहीं जा रही हूँ उस पे। Now coming on to immunologically competent cells, ये क्या होती है? They are small lymphocytes और ये क्या करेंगी? ये प्रोवाइड करेगी immunity. Fine. वहां पे भी कोई एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस बाय चांस अगर एंटर कर गया है तो उसे भी हटाना जरूरी है, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स। फाइन। अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारा पूरा अंदर का, टेस्टिस का अंदर का। अब हम क्या करेंगे? टेस्टिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर जो लेयर्स होती है मैंने आपको वो बताई, उसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया था। ठीक, अब हम क्या करने जा रहे हैं? एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे। फाइन। हाँ तो बच्चों हमने टेस्टिस जो है उसको तो पढ़ लिया है अच्छे से, टेस्टिस की सेल्स भी हमने सारी देख ली हैं। अब हम टेस्टिस के बाहर आ रहे हैं, यानी कि जो टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम है, जो ट्यूब्स मैंने कल याद करके देखो या डायग्राम देखो साइड में रख के, जो मैंने कल डायग्राम बनाया था, लेटरल सेक्शन बनाया था टेस्टिस का, उसको एक बार आप देखो। तो उसमें मैंने बताया था कि पूरा जो एक एक जो टेस्टिकुलर लोब है, हर टेस्टिकुलर लोब के अंदर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। राइट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है एक लोब के अंदर। लोब कितनी बताई थी? 250 लोब्स बताई थी, और हर लोब के अंदर 1 से 3 मान सकते हैं हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो 1 या 3 है, ये सब यूनाइट होके एक ट्यूब बनाते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूबुली रेक्टी। एंड्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर स्ट्रेट एंड फॉर्म ट्यूबुला रेक्टी। वैसे तो जो अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है बहुत हाईली कॉइल्ड बनाई थी मैंने, हाईली कॉइल्ड तो है, लेकिन जब वो आगे की तरफ आ रही है तो वो ट्यूब के, स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में डेवलप हो जाती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्यूबुली रेक्टी। फाइन। उसके बाद में मैंने एक नेटवर्क सा बनाया था, चैनल्स बनाए थे, जिसे हमने बोला था रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस चैनल्स लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम शायद आप लोग को याद आया होगा, टिश्यूज पढ़े थे हमने 11th स्टैंडर्ड में, जिसके अंदर आपके इट्स अ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सेल्स जो हैं दे विल अपीयर क्यूबिकल। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या कर रही हैं? यहाँ पे एक चैनल सा फॉर्म कर रही है, और ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, एंटीरियर आगे और पोस्टीरियर पीछे। नाउ कमिंग ऑन टू वसा एफरेंशिया। वसा एफरेंशिया क्या है? 10 to 25 ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक, जो कि कहाँ जाके मिलती हैं? एपिडिडाइमिस में। जो चैनल था वो चैनल में से एक एक ऐसे करके पतली सी 10 to 25 ट्यूब्स निकलती हैं, और जो कि कहाँ जाके एंड हो जाती हैं? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस याद आया? वो एक मैंने बहुत ही कॉइल स्ट्रक्चर बनाया था, उसको हमने बोला था एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ये रीजन्स तो इतना, वैसे तो एनसीईआरटी में इन्होंने डायग्राम में बता रखा, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी बताया है इनका। एपिडिडाइमिस की बात करें तो ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस में होती है। अभी डेवलप कैसे हुई है, बनी किससे है? ये बनी है वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट। अब ये वुल्फियन डक्ट क्या चीज है? एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म मेल जेनाइटल्स। जैसे अब जब मेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में था
तो कोई ना कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर तो होगा ना जिस स्ट्रक्चर से ये सारे जो पार्ट्स हैं, जेनिटल रीजन्स जो है मेल्स के, वो सब बने होंगे। तो दैट इज वुल्फियन डक्ट। क्या नाम है इसका? वुल्फियन डक्ट। द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस डेवलप्ड फ्रॉम वुल्फियन डक्ट, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म मेल जेनाइटल्स। मेल्स के जो जेनाइटल्स हैं यानी कि जो रीजन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो किससे बने हैं? वुल्फियन डक्ट से बने हैं। तब अगर हम एपिडिडाइमिस की बात करें तो 20 फीट लॉन्ग होती है। मैंने शायद आपको कल 6 फीट बताया था, नहीं वो 6 मीटर है। 6 मीटर एंड 20 फीट लॉन्ग है। ये कॉइल्ड ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड है, तभी वो इतनी लंबी उसके अंदर समा जा रही है। फाइन। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। कैपिट सबसे आगे वाला, कॉर्पस बीच वाला, और सबसे एंड क्वाडा। क्वाडल मतलब क्या होता है? क्वाडल। क्वाडल एंड क्या होता है? सबसे लास्ट वाला जो टिप होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी चीज के टिप को या लास्ट एंड को हम क्वाडल बोलते हैं, तो उससे लिया गया है क्वाडा। कैपुट, कॉर्पस, क्वाडा आर द 3 रीजन्स ऑफ द एपिडिडाइमिस। फाइन। अब कैपुट क्या होती है? बहुत ही हाईली कॉइल्ड होती है, यानी कि जो आगे वाला जो रीजन होता है ना वो कुछ ज्यादा ही कॉइल्ड होता है। बीच वाला थोड़ा नैरो होता है, पतला होता है, और सबसे लास्ट वाला कम कॉइल्ड होता है, जो कि आगे जाके फिर किसमें कंटिन्यू हो जाता है? वासा डिफरेंशिया में कंटिन्यू हो जाता है। फाइन। अब इसके फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। एपिडिडाइमिस के फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि फाइनली यहीं पे हो रहे हैं, जैसे कि कंप्लीट मैच्योरेशन। अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली ही बन जाएंगे, भाई उससे पहले उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं। तो मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है? इफ अ क्वेश्चन कम कि स्पर्म्स का मैच्योरेशन कहाँ पे हो रहा है, उनकी फ्लैजिला कहाँ एक्टिव हो रही है, तो दैट इज एपिडिडाइमिस। अब दूसरी बात की स्पर्म्स तो बन रहे हैं, कंटिन्यूसली बनते जा रहे हैं, तो देयर शुड बी अ प्लेस, एक जगह होनी चाहिए जहां पे वो स्टोर रहे, और वो जो जगह है दैट इज एपिडिडाइमिस, जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। और अगर वो स्पर्म यूज नहीं हुए तो वहां पे उनका क्या हो जाता है? फेगोसाइटोसिस हो जाता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। इसके अलावा ये जो है प्रॉपर स्पर्म्स इनटू द वासा डिफरेंशिया बाय इट्स स्मूथ मसल्स। इसकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या करती है? हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन करके उसे आगे की तरफ भेज रही है। आगे क्या है? वासा डिफरेंशिया। फाइन। तो दोबारा एक बार देख लो क्या बताया मैंने। ट्यूबुलर रेक्टी स्मॉल ट्यूब्स हैं जो कि जो 3 जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हैं वो आगे जाके एक पतली सी स्ट्रेट ट्यूब बनाएगी, उसे हमने बोला ट्यूबुलर रेक्टी। रेटी टेस्टिस क्या है? वो एक चैनल है, दैट चैनल विच इज फॉर्म बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द क्यूब लाइक एपिथेलियम। फाइन। वासा एफरेंशिया 10 to 20 फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जाके किस में मिल जाती है? एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस मेनली क्या याद रखना है? इसके फंक्शंस आप याद रखो कि स्पर्म स्टोर कहाँ हो रहे हैं? एपिडिडाइमिस में। ठीक। और मैच्योर कहाँ हो रहे हैं? एपिडिडाइमिस में। टेल फ्लैजिला उनकी कहाँ एक्टिव हो रही है? एपिडिडाइमिस में। ठीक। और उनको आगे पहुंचाने में कौन हेल्प कर रहा है? एपिडिडाइमिस। फाइन। तो दिस इज अबाउट दी डक्ट सिस्टम। एक डक्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट वाली है वो हम आगे और देखने जा रहे हैं। कौन सी डक्ट है? वासा डिफरेंशिया हो गई, और वासा डिफरेंशिया के बाद हम इजैकुलेटरी डक्ट देखेंगे। फाइनली हम यूरेथ्रा देखेंगे। फाइन। तो मैं ये रब कर देती हूँ। हाँ तो बच्चों हम देखने जा रहे हैं जो नेक्स्ट रीजन है। स्टार्टिंग से क्या बताया मैंने? ट्यूबुलर रेक्टी, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, एंड देन कमिंग दी वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के बहुत सारे नाम हैं। वास डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस, स्पर्म डक्ट, स्पर्मेटिक डिफरेंस। ठीक है। तो एक बार अगर आता है तो आपको क्लिक हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे लिख दिए यहाँ पे। एक्सटेंड्स फ्रॉम एपिडिडाइमिस इन द स्क्रॉटम ऑन इट्स साइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी टेस्टिस होती हैं, जो टेस्टिस है मेल्स की, वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब कि वो एब्डोमिन से थोड़े से बाहर वाले रीजन में है, पर बाकी के जो पार्ट्स हैं वो तो अंदर है। तो उस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन से द स्पर्म्स हैज टू रीच वेयर? यूरेथ्रा। उनको वहीं से इजैकुलेट होना है। तो
ये एपिडिडाइमिस से तो उसको शुरू हुई थी, फिर स्क्रॉटम से बाहर निकल के आई एब्डोमिनल कैविटी थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। एक कैनाल सी है जो कि कहाँ तक पहुंच रही है, ऊपर यूरेथ्रा तक जा रही है। मतलब एक रास्ता है, एक चैनल है जहां से स्पर्म्स को ऊपर पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो स्पर्म डक्ट है ये इंग्यूनल कैनाल से जाती है। अब इंग्यूनल कैनाल क्या है? इंग्यूनल कैनाल इज एन ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल फॉर द स्पर्मेटिक कॉर्ड। अभी स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? ये इसके अंदर क्या, ये है कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कनेक्टिव टिश्यू शीथ है, कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर है, कवरिंग है, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है? वास डिफरेंस आ गया, टेस्टिकुलर ब्लड वेसल्स आ गई, नर्व्स आ गई, राइट। तो ये सारी जो है एक साथ कहाँ पहुंच रही है? यूरेथ्रा की तरफ जा रही है। क्या बताया मैंने? इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल क्या है? ओपनिंग है एब्डोमिनल वॉल में, ताकि उसके अंदर से स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो जा सके, जिसके अंदर क्या क्या है? वास डिफरेंस है, टेस्टिकुलर ब्लड वेसल, जैसे कि ये आपका टेस्टिस का मान लेते हैं। अब ये वासा डिफरेंशिया जो जा रही थी ऊपर, ठीक, तो इसके साथ में क्या है? इसके साथ में नर्व्स भी होंगी, इसके साथ में नर्व्स भी हैं, इसके साथ में ब्लड वेसल्स भी हैं, राइट। तो ये पूरा जो है, ये पूरा क्या है? इसको एक साथ क्या बोल रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू की शीट है इसके ऊपर, और उसी को हमने क्या बोला है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये मान लेते हैं ऐसा कुछ है जिसे हम बोल रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड है। और ये किसके अंदर से जाएंगे ऊपर तक, एब्डोमिनल रीजन तक? इंग्यूनल कैनाल से होते हुए जाएगी। फाइन, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करके बताना। अब ये जो है, मैंने आपका जो डायग्राम बनाया था यूरिनरी ब्लैडर वाला, एक बार उसको वापस से देखो। ऐसे बनाया था मैंने आपको, ये वाला, राइट। और यहाँ से इसे यूरेटर्स निकाल देते हैं। अब ये जो है वासा डिफरेंशिया, ये यहाँ से आई थी और ये इसके ऊपर से ऐसे निकल के यहाँ आई, और यहाँ पे आके थोड़ी डायलेट हो गई थी, थोड़ी सी चौड़ी हो गई थी। यहाँ से तो बहुत पतली है, यहाँ से तो ये बहुत पतली है, लेकिन यहाँ आके ये थोड़ी डायलेट हो गई है, चौड़ी हो गई है, वाइड हो गई है। और उस वाइड रीजन को हम क्या बोल रहे हैं? एम्प्यूला। ये एम्प्यूला वर्ड ना बहुत सारी जगह पे आएगा। हम मैमरी ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके अंदर भी एम्प्यूला आएगा, ठीक है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा एम्प्यूला ऑफ वैटर, याद आ रहा है? एम्प्यूला ऑफ वैटर ये कहाँ पढ़ा था? ये जो कॉमन जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट है उसकी ओपनिंग को हमने एम्प्यूला ऑफ वैटर बोला था। तो ये नाम सेम है लेकिन हाँ अलग है यहाँ पे काम। ये क्या करेगी? यहाँ पे डायलेट हो गई है, और ये भी ऑल्सो स्टोर स्पर्म्स, ऑल्सो स्टोर स्पर्म्स, ठीक है। थोड़ी देर वहां पे स्टोर करके रखेगी। और ये एक लूप बना रखा है इसने, किसके ऊपर? ये जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ऊपर इसने एक लूप बना लिया है। स्मूथ मसल लेयर ऑफ द डक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या है? ये जो है ना हल्का हल्का कौन सा मूवमेंट शो करती है? ये पेरिस्टाल्सिस शो करती है। क्या शो कर रही है? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस से आपको याद आ रहा है? पेरिस्टाल्सिस याद आ रहा है? हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग ने पढ़ा होगा कि भाई ईसोफेगस के अंदर मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस होता है। तो यहाँ भी हल्का सा पेरिस्टाल्सिस होता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब है रिलीजिंग ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। इजैकुलेशन का मतलब है उनको रिलीज किया जा रहा है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो ये था पूरा वासा डिफरेंशिया। बाकी ओवरऑल इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है कि हाँ भाई ये भी स्पर्म को स्टोर करती है और ये हल्का सा पेरिस्टाल्सिस करती है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। पेरिस्टाल्सिस से क्या होगा? उन स्पर्म्स को और ज्यादा मूव करने का मतलब फैसिलिटी हो जाएगी। इट विल फैसिलिटेट द इजैकुलेशन। क्या फैसिलिटेट कर रहा है? ये जो एम्प्यूला रीजन है, किसका रीजन है? ये वासा डिफरेंशिया का रीजन है, ठीक। तो अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट मैंने आपको कल नहीं बताया था, कुछ नहीं है, ये आगे जाके यहाँ पे आके एक डक्ट सा बना देता है। ये जैसे इधर से भी ये आ रहा है, दोनों आके यहाँ मिल गए, यहाँ पे एक ऐसा ट्यूब सा बनेगा, उसको बोल रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और यहीं पे क्या है? सेमाइनल वेसिकल, दोनों प्रेजेंट है, ठीक। तो इजैकुलेशन यानी कि स्पर्म को रिलीज किया जा रहा है, जहां से रिलीज हो रहे हैं उस पॉइंट को या फिर उस डक्ट को
उसको क्या बोल रहे हैं हम, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो मैं इसको रब करके अब इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा बताऊंगी और फिर हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे। जो 3 ग्लैंड्स मैंने आपको बताए थे, सेमाइनल वेसिकल, कॉर्पस ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। फाइन। हाँ तो बच्चों, इजैकुलेटरी डक्ट में आप लोगों को बता रही थी, इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट मैंने क्या बताया कि भाई यहीं से इजैकुलेशन हो रहा है, मीन्स द स्पर्म्स आर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम हियर। तो ejaculatory duct receives sperm from vasa differentia and the secretions of the seminal vesicle. Again I'm drawing the diagram here. The urinary bladder, ureters, और यहाँ ये इस तरीके से ये आई थी, यहाँ आके ये वाइड हो गई है। फाइन। इस तरीके से यहाँ पे आई इजैकुलेटरी डक्ट, ये 2 होती है, मैंने आपको बताया नहीं डायग्राम में, 2 होती है ये। फाइन। और यहीं से क्या होगा, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशंस भी आएंगे, सेमाइनल वेसिकल भी इधर ही है, इसके सिक्रीशंस भी आएंगे, ये लाइक दिस, समहाउ लाइक दिस। तो ये पूरा सिक्रीशंस कहाँ आ रहा है, फाइनली कहाँ आ रहा है, ये इजैकुलेटरी डक्ट में आ रहा है, दोनों साइड की। एंड द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल ऑन इट्स ओन साइड, इस वाले का इधर आया और इस वाले का इधर आया। फाइन। और ये भी स्पर्म स्टोर करती है। बोथ डक्ट एम्प्टी इनटू अ सिंगल यूरेथ्रा। अब यहाँ से क्या शुरू हो गया है, यहाँ से शुरू हो गया है, इसको मैं थोड़ा क्लियरली बता देती हूँ आपको, ये इसमें आके मिला है और इसका इसमें आके मिला है। अब these are coming into the single urethra. This is urethra. Fine. This is the seminal vesicle of this side and this is the seminal vesicle of this side. ये एम्पुला, देखो मैंने वाइड बनाया है, ये एम्पुला रीजन है। एम्पुला कोई अलग चीज नहीं है भाई, ये वास डिफरेंस का ही जो डायलेटेड पार्ट है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। और सेमाइनल वेसिकल दोनों के सिक्रीशन कहाँ आ जाएंगे, कॉमन यूरेथ्रा, सिंगल यूरेथ्रा में आएंगे। अब यूरेथ्रा क्या है, इसे बोल रहे हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहीं से यूरिन भी पास होता है मेल्स का और यहीं से जो स्पर्म्स हैं वो भी यहीं से इजैकुलेट होते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर से। यू कैन सी हियर द यूरिनरी ब्लैडर इज कमिंग लाइक अ ट्यूब एंड फॉर्मिंग द यूरेथ्रा। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रल मेटस। जो टिप है उसको हम बोल रहे हैं, जो लास्ट में जहाँ पे ओपन होगा वो, उसे हम बोल रहे हैं यूरेथ्रल मेटस। और ये कहाँ पे होता है, टिप ऑफ ग्लैंड्स पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस, जो पेनिस का जो टिप है उसे हमने नाम दिया है ग्लैंड्स पेनिस। ये मैं आपको जब पेनिस बताऊंगी, वो जब मैं आपको स्टडी करवाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी उसके पार्ट्स के बारे में भी। इट इज अ पैसेज फॉर यूरिन एंड इजैकुलेशन ऑफ सीमन। फाइन। तो इजैकुलेटरी डक्ट नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एपिडिडाइमिस अच्छे से याद रखना है क्योंकि उसका ही कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन सब में से देखा जाए तो। बाकी सब क्या एक तरीके से पैसेज ही तो है, रास्ते हैं बस। लेकिन उस रास्ते में सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता कौन सा है, एपिडिडाइमिस, क्योंकि वहीं पे वो फ्लैजिला उसका एक्टिव हो रहा है, वो मेच्योर हो रहे हैं, वहीं पे स्टोर हो रहे हैं। फाइन, आया समझ में। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं ग्लैंड्स। फाइन। और आपके टेस्ट में जो मैंने ग्लैंड्स बताऊंगी ना वहीं तक आएगा, उसके आगे नहीं आएगा। और आपका बाकी का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो सब अच्छे से पढ़ो। ठीक, मैं आगे आपको ग्लैंड्स बताती हूँ। हाँ तो बच्चों हम ग्लैंड्स देख लेते हैं और यहीं तक आपको टेस्ट के लिए पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो सेमाइनल वेसिकल की लोकेशन याद करो, मैंने कहाँ बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया था। ये मेनली सीमन का। अब सीमन क्या है, सीमन को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस फ्रॉम ग्लैंड्स। उस पूरे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सीमन। तो जो
सीमन बना है उसका 60 to 70% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज सेमाइनल वेसिकल, इट सिक्रीट्स फ्रक्टोज। अब स्पर्म्स जो है उनको ट्रैवल करके कहाँ तक जाना है, उनको जाना है फेलोपियन ट्यूब ना। आप लोगों को याद है कि फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो भाई रास्ते में उनको खाना तो चाहिए ना, न्यूट्रिशन तो चाहिए, और स्पर्म के पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिससे वो क्या कर सकते हैं, उसे ऑक्सीडाइज करके एनर्जी ले सकते हैं। तो फॉर एनर्जी दे नीड व्हाट, फ्रक्टोज, राइट। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड भी होता है सिक्रीशन में। सिट्रिक एसिड क्या करता है, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन की बात करें, एक्रोसोम क्या होता है, स्पर्म का जो टिप होता है, स्पर्म की टिप पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम बनाने में कौन सा सेल ऑर्गेनल हेल्प करता है, गोल्गी बॉडी। ये एक्रोसोम ही ओवा की जो मेम्ब्रेन होती है उसे ब्रेक करके फ्यूजन में हेल्प कर रहा है। तो वो उसके लिए क्या चाहिए, सिट्रिक एसिड की जरूरत है। तो दैट सिट्रिक एसिड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। नाउ कमिंग ऑन टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स टाइप ऑफ हार्मोन बोल सकते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, स्पर्म एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन या हम बोल सकते हैं क्रिएट करते हैं, जिससे जो स्पर्म्स हैं दे विल मूव टूवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। एग्जैक्टली ये तो बता तो नहीं रखा है कहीं पे, पर अभी तक हम यही मानते हैं कि इट इज लाइक सकिंग दी स्पर्म्स टूवर्ड्स दी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस देन फैलोपियन ट्यूब। फिब्रिनोजन तो पता है, इसलिए आपको क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, फिब्रिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट होके क्या हो जाता है, ये फिब्रिन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे फिब्रिनेज एक एंजाइम होता है फिब्रिनोजिनेज, उसकी हेल्प से ये फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या करता है, जो पूरा जो सीमन फॉर्म हुआ उसको एक साथ एक्यूमुलेट करके रखेगा, एक प्लग की तरह फॉर्मेशन करेगा। तो स्पर्म प्लग बनाने के लिए सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन जरूरी है। तो वहां जाके वेजाइना में वो स्पर्म प्लग बना लेगा ताकि पूरा एक साथ ट्रेवल कर सके उसके अंदर जाके। वेजाइना इज द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जहां पे स्पर्म लैंड करते हैं। फाइन, समझ में आया। फ्रक्टोज फूड है, सिट्रिक एसिड एक्रोसोमल रिएक्शन में हेल्प करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, और फिब्रिनोजन जो है स्पर्म प्लग फॉर्म करने में हेल्प करेगा ताकि वो इकट्ठे होके आगे बढ़ सके। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कॉपर्स ग्लैंड। अच्छा, सेमाइनल वेसिकल दो होते हैं, यानी कि वन पेयर होता है, कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड भी दो होते हैं, पर प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। तो कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो है, इससे जो सोल्यूशन निकलता है वो क्लियर विस्कस सिक्रेशन होता है, और ये अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो मेल्स का जो यूरेथ्रा है उससे यूरिन पास हो रहा है तो वहां पे एसिडिटी रहेगी। ठीक, इसके अलावा जो वेजाइनल रीजन में जहाँ पे स्पर्म लैंड करेंगे वहां पे भी क्या है, एसिडिटी है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत जरूरी है। फाइन, नाउ कमिंग ऑन टू प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, लाइक इट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन मैमल्स, एंड ये एक ही होता है, सिंगल होता है। ठीक, ये दो होते हैं और ये भी दो होते हैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ये जो मैंने आपको दिखाया था जब मैंने यूरेथ्रा बनाया था, तो इसमें इस तरीके से एक बनाया था स्ट्रक्चर, ये राइट, ये यूरेथ्रा ये ऐसा बनाया था। तो ये सिंगल है, ये एक ही है। ठीक, और ये फर्स्ट इंच जो होता है यूरेथ्रा को उसको कवर करके रखता है, ये मिल्की व्हाइट सिक्रीशन सिक्रीट करता है जिसमें कैल्शियम आयन होता है, सिट्रेट आयन होता है। कैल्शियम आयन भी एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। आयन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिंक की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे। तो दिस इज अबाउट दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आप लोग को क्या करना है, टेस्ट के लिए ये सारा पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जितना मैंने आज पढ़ाया है इसको पढ़ लो बच्चों। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से, क्योंकि अपन ने सिर्फ ये अभी कल ही पढ़ा है, राइट। पर फिर भी एक बार देख लोगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दिया है, सेल बायोलॉजी भी दिया है। सेल बायोलॉजी के अंदर आप लोग सेल डिवीजन को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसी का मैंने दिया है मैक्सिमम।
तो तैयारी करो, कुछ भी डाउट आता है आज पढ़ने में तो मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब टेस्ट के बाद में आप लोगों से। अच्छे से टेस्ट दीजिए, मेरी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। ऑल दी बेस्ट, डू वेल, नंबर अच्छे स्कोर करने की कोशिश करना। ओके बच्चों, बाय बाय।